दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने को लेकर के गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग की जा रही है। जहां कल बिहार के करीब सभी जिलों में गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया गया। खबर के अनुसार इस गाड़ी चेकिंग के दौरान कुल 869 वाहनों की जाँच की गई है, जिसमें से 398 गाड़ी मालिकों पर कार्रवाई की गई है। वहीं गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान परिवहन विभाग ने फर्जी नंबर प्लेट लगाने पर कार्रवाई करते हुए 26 गाड़ी को जब्त किए हैं। आपको बता दूं कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के नाबालिगों के द्वारा गाड़ी चलाने को लेकर भी कार्रवाई की गई है। वहीं नियमों के उल्लंघन में 11 गाड़ी चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा भी की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में लंबे समय से बिजली बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जाएगा। इसको लेकर के बिजली विभाग के द्वारा लिस्ट तैयार किया जा रहा है। खबर के अनुसार बिहार में करीब 37 लाख बिजली उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने 1 साल या फिर उससे अधिक समय से बिजली बिल जमा नहीं किए हैं। जहां ऐसे बिजली उपभोक्ताओं का कनेक्शन काटा जा सकता है। इसको लेकर के तैयारी चल रही है। आपको बता दूं कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली बिल जमा नहीं करने वालों का कनेक्शन काटने का अभियान चला रही है, जबकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किस्तों में बिजली बिल वसूलने का अभियान चला रही है। बिजली कंपनियों ने साफ कर दिया है कि वैसे बिजली उपभोक्ता जिन्हें बिजली बिल लगातार मिल रहा है लेकिन वे लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उन बिजली उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन तत्काल काट दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार जिले के समेली प्रखंड में 2 दुकानों में भीषण आग लग गई, जहां इससे दुकान मालिक को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां दोनों दुकानों में आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। जहां वही दुकान मालिकों ने अंचल अधिकारी को मामले का आवेदन देकर के मुआवजे की मांग की है। कटिहार के समेली प्रखंड के अम्बेडकर चौक के पास एक किराना दुकान और एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लग गई, जहां इस दुकान में रखे सारा सामान जल करके राख हो गया। जहां आग लगने का कारण का पता नहीं चल पाया है। वही दुकानदारों ने अंचल अधिकारी को आवेदन देकर के मुआवजे की गुहार लगाई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि गया, बोधगया, नवादा और राजगीर में जल संकट को दूर करने के लिए हम लोग गंगा जल पहुंचा रहे हैं। इसी साल इस काम को पूरा करना है। इसे पीने के साथ साथ कपड़ा धोने और नहाने तक हर काम में लोग इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे लोगों की भूजल पर निर्भरता और जल संकट की समस्या दूर होगी। इसके लिए 4175 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। साल भर लोगों के घरों में इसकी आपूर्ति होगी। प्रति व्यक्ति रोज 135 लीटर गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र के लोकार्पण के बाद ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को संबोधित कर रहे थे। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया जिले के बनमखी अनुमंडल के मलेनिया गांव में एक मेला लगता है। इस मेले में जीवन साथी को पसंद करने और फिर चुनने की छूट होती है। इस प्रसिद्ध मेले का नाम पत्ता मेला है। बिहार के इस अनोखे मेले में हर जवां दिल आने से पहले और घर लौटने तक धड़कता रहता है। जहाँ ये धड़कन तब तक रहती है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। पत्ता मेले की शुरुआत बैसाखी शुरुआत त्यौहार से होती है। मेले को लेकर के कई दिलों की धड़कनें भी तेज हो गई है। दरअसल ये मेला आदिवासी समाज का है। इसका इतिहास 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब पुराने ज़माने में जब किसी को अपना जीवन साथी चुनने का खुला अधिकार नहीं था, तो उस समय का आदिवासी समाज इतना मुखर जरूर था कि उनके युवाओं को अपना जीवन साथी खोजने की खुली छूट की प्रथा थी। आज भी यही परंपरा इस मेले में बरकरार है। अब तो इसी समाज से प्रेरित होकर के अन्य वर्ग भी इसका असर दिखने लगा है। हर साल बैसाखी सिरुआ विसुआ के अवसर पर आदिवासी समाज के लोग यहाँ भव्य मेला का आयोजन करते हैं। ये 2 दिनों तक चलता है। मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र लकड़ी के टावर पर चढ़ करके की जाने वाली खतरनाक पूजा है। मेला आयोजन समिति ने बताया है कि इस साल एक बार फिर से बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और नेपाल से आदिवासी समुदाय के नामचीन कलाकार पत्ता मेले में अपने पारंपरिक कला का जलवा बिखेरेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बढ़ती गर्मी को लेकर के चिंता जताई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बार गर्मी काफी पड़ रही है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का खतरा बना हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रशासनिक स्तर पर भयानक गर्मी से बचाव को लेकर के सभी तैयारियां की गई है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ गर्मी और लू के कारण बीमार होने वाले लोगों के इलाज के लिए भी अस्पतालों में खास इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि बिहार प्रचंड गर्मी की चपेट में है,
बिहार के ज़्यादातर इलाकों में इस वक्त भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसे लेकर के सरकार हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। उल्टी दस्त के मरीज जहां एक तरफ बढ़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेन स्ट्रोक के मामले में भी इजाफा हुआ है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट जारी किया है। सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे डॉक्टरों को तैनात रहने और जरूरी दवाएं उपलब्ध रखने की ताकीद की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के कई राज्यों में समय से पहले भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में तेज वृद्धि हुई है। इसके कारण थर्मल पावर प्लांट में कोयले की खपत तेजी से बढ़ रही है। यूपी, बिहार, झारखंड के बिजली संयंत्र में भी स्टॉक घटने लगा है। जहां कोल इंडिया के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 30 बिजली संयंत्र में कोयला का स्टॉक क्रिटिकल श्रेणी में है, यानी कि यहाँ 7 दिन से कम का कोयला बचा है। स्थिति अगर नहीं सुधरी तो ये सुपर क्रिटिकल श्रेणी में आ जाएगा। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ कोयला अधिकारी ने एक न्यूज चैनल से कहा है कि गर्मी शुरू होने के साथ ही देश के बिजली संयंत्र में कोयला भंडार 9 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के बाद पटरी पर लौट रही औद्योगिक गतिविधियों के चलते उद्योगों में बिजली की खपत बढ़ी है। गर्मी के कारण भी कई बिजली कंपनियों की मांग में 7 से 10 तक वृद्धि हुई है। गर्मी के कारण भी कई बिजली कंपनियों में काफी ज्यादा मांग में वृद्धि हुई है। कोयले की आपूर्ति पहले की तरह हो रही है, समस्या मांग से हुई है। कोयला कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण भारत के बिजली संयंत्रों में कोयले के स्टॉक में कमी थी। अब यूपी, बिहार और झारखंड के बिजली संयंत्र में भी स्टॉक में कमी आई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि वाराणसी में विचारक तथा सलाहकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के उठे विवाद पर दोनों पक्षों पर टिप्पणी करते हुए पूछा है कि संविधान में यह कहां लिखा है कि 5 वक्त की नमाज के बदले 5 वक्त की हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। ये सब करके धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ क्यों उठाना चाह रहे हैं? ये सब करके धर्म की आड़ में राजनीतिक लाभ क्यों उठाया जा रहा है? भारत में संविधान ही सर्वोपरि है, इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस तरह की पागलपंथी करना बंद कर दे। धर्म के साथ खिलवाड़ कतई उचित नहीं है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, फिर भी ये बात कहना चाहता हूं कि यदि कोई अजान पढ़ रहा है तो फिर आप उसके जवाब में हनुमान चालीसा क्यों बजा रहे हैं और इसके पहले क्यों नहीं हनुमान चालीसा बजा रहे थे? यदि आपके अंदर हनुमान जी की भक्ति है तो फिर पहले क्यों नहीं आपने ये किया? आपकी आस्था और धर्म पहले कहाँ थी? आप हिंदुओं की आस्था और परंपरा का इस्तेमाल करके राजनीतिक लाभ क्यों उठा रहे हैं? यदि कल अजान बंद हो जाएगा तो फिर क्या इसका मतलब ये भी है कि हनुमान चालीसा भी बंद कर देंगे? यदि कल अजान बंद हो जाएगी तो फिर क्या इसका मतलब ये भी है कि हनुमान चालीसा भी बंद कर देंगे? आपको हनुमान चालीसा करनी है तो फिर कीजिए, लेकिन अजान के जवाब में हिंदुओं की आस्था को राजनीतिक शकल क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि आप यदि हनुमान जी के भक्त हैं तो फिर पहले यह तय करें कि मंगलवार के दिन 1 घंटे के लिए हनुमान चालीसा बजाया जाए, लेकिन किसी को जवाब देने के लिए पागलपन करना ठीक नहीं है, न इस्लामिक धर्म के हिसाब से न ही हिंदू धर्म के हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं कि पटना वीमेंस कॉलेज के आसपास अगर आपको एक लड़की चाय का ठेला लगाए नजर आए तो फिर हैरान मत होना। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट चाय बेचने वाली है। प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। जब पूर्णिया की रहने वाली प्रियंका गुप्ता इन दिनों पटना वीमेंस कॉलेज के पास ही एक चाय का ठेला लगा करके चाय बेचती है। इसकी वजह यह है कि प्रियंका पिछले 2 साल से लगातार प्रतियोगी परीक्षा दे रही है, जिसमें बैंक की प्रतियोगी परीक्षा भी शामिल है, लेकिन वह परीक्षा में पास होने में असफल रही है। इसीलिए उन्होंने अपने घर लौटने के बदले पटना में ही चाय का ठेला लगा करके रोजी रोटी कमाने का एक प्लान बनाया है। जहां हाल ही में 11 अप्रैल को प्रियंका ने चाय बेचने का काम शुरू किया है। जब प्रियंका बताते हैं कि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएट होने के बावजूद भी उन्हें पटना में चाय की दुकान लगाने में कोई भी झिझक शर्मिंदगी नहीं है। जहां वे मानते हैं कि उनका ये काम भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक कदम है। अगर आप प्रियंका की चाय की दुकान पर पहुंचेंगे तो फिर आपको यहाँ अलग अलग किस्म की चाय मिल सकती है, जैसे कि कुल्हड़ चाय, मसाला चाय, पान चाय और चॉकलेट चाय। एक और खास बात यह है कि प्रियंका ने पटना वीमेंस कॉलेज जिन्होंने MBA करने के बावजूद चाय की दुकान की शुरुआत की और फिर आज उनकी चाय की दुकान एक बड़े कारोबार में बदल चुकी है। जहां अपने ग्राहकों को चाय की दुकान तक लाने के लिए प्रियंका भी प्रफुल्ल विलोर के जैसे ही दिलचस्प पंच लाइन का इस्तेमाल किया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को ऑपरेटिव सोसाइटी के सुधा डेयरी का दूध एक बार फिर से महंगा हो गया है। नई दरें रविवार से पूरे बिहार में लागू हो गई है। प्रति लीटर दूध की कीमत में औसतन 2 रुपए की वृद्धि की गई है। इससे पहले भी सुधा दूध की कीमतों में 7 फरवरी 2021 और 21 सितंबर 2021 को वृद्धि की गई थी। हालांकि दही की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है, सिर्फ दूध की कीमत में वृद्धि हुई है। नई रेट के अनुसार 1 लीटर सादा दूध 47 रुपए प्रति लीटर, हाफ लीटर सादा दूध 24 रुपए, क्रीम दूध 52 रुपये प्रति लीटर और हाफ लीटर क्रीम दूध की कीमत 26 रुपये कर दी गई है। जब वर्तमान में सादा दूध की कीमत 45 रुपये प्रति लीटर थी, वहीं हाफ लीटर सादा दूध का मूल्य 23 रुपये का था। जब क्रीम दूध 50 रुपये प्रति लीटर और हाफ लीटर की कीमत 25 रुपये थी। दोस्तों बात करते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार को बालू की किल्लत ना हो, इसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने अभी से ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। सरकार ने बालू घाटों की नीलामी में पर्यावरण मंजूरी को लेकर के जो परेशानी आती है उसके लिए कदम उठाने का फैसला किया है। जब बिहार सरकार 84 महत्वपूर्ण बालू घाटों के पर्यावरण मंजूरी को अवधि विस्तार देने के लिए तैयारी कर ली है। जब पिछले दिनों हुई स्टेट एनवायरमेंट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने शर्तों के साथ इसकी अनुशंसा भी कर दी है। आगे पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकार इस पर अपनी अंतिम मोहर लगाएगा। जब मोहर लगने के साथ ही बालू घाटों की नीलामी में कोई भी तकनीकी परेशानी नहीं बचेगी। जब बालू घाटों को पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद उनकी नीलामी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको बता दो कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बालू घाटों की नीलामी हो रही है। अगली नीलामी के पहले सरकार के अधिकारी सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लेना चाहते हैं ताकि कहीं कोई परेशानी ना आए। बिहार के अंदर उन सभी 84 बालू घाटों के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है जहां से बालू का खनन होता है। दोस्तों बात करते हैं कि धर्म और संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला बनारस शहर इस समय अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद उठने से सुर्खियों में है। इस विवाद में साधु संतों और फिर मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी एंट्री हो गई है। जब 2 दिन पहले काशी के मुगलिया मस्जिद बादशाह बाग के शाही इमाम मौलाना हाफिज हसीन अहमद हबीबी का बयान आया। उन्होंने लाउड स्पीकर पर अजान को इंसानियत और कौम के लिए जरूरी बताया है। मौलाना ने कहा है कि जो लोग अजान पर सवाल खड़े कर रहे हैं वे हिंदू ही नहीं है बल्कि समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अजान का मकसद लोगों को एक करना है और मुसलमान को धर्म के साथ साथ इंसानियत से जोड़ने का एक तरीका है। मौलाना हबीबी ने कहा है कि जब एक कौम को दूसरे के धर्म प्रचार से दिक्कत नहीं तो फिर अजान तो सिर्फ 2 मिनट के लिए ही होती है, उस पर सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। जब डीजे बजा करके शोर होता है तो फिर क्या इससे लोगों को परेशानी नहीं होती है? सिर्फ अजान पर ही रोक लगाने की बात क्यों हो रही है? उनका कहना था कि कोर्ट ने अजान को लाउड स्पीकर पर ना चलाने को लेकर के जो कहा वह संविधान से ऊपर नहीं है। हर किसी को अपना धर्म प्रसार की आजादी है। जो हिंदू संगठन और महंत हनुमान चालीसा की आड़ में विरोध की बात कर रहे हैं वे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहे हैं। जब सारे विरोध के बीच मस्जिद पर लाउड स्पीकर पर अजान बदस्तूर जारी रहेगी जिसे रोका नहीं जा सकता। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सारण से प्रेम विवाह का अनोखा मामला सामने आया है। इस शादी की क्षेत्र में खूब चर्चा हो रही है। जानकारी के मुताबिक लड़के और लड़की के परिवार में दहेज को लेकर के अनबन हुई तो फिर लड़का अकेले ही लड़की के घर पहुंच गया और लड़की को मंदिर में ले जाकर के शादी कर ली। मामला सारण जिला के बनियापुर के कनहोली मनोहर का है। दहेज विवाद के कारण दुल्हन के गाँव वाले ही बाराती और सराती दोनों का रस्म पूरा किया। इस शादी के बाद अब भी लड़के के परिवार वाले खफा हैं। लड़के का कहना है कि परिवार वाले भी जल्द मान जाएंगे। जानकारी के मुताबिक जैसे ही दूल्हे को पता चला है कि शादी में दहेज को लेकर के लड़की वालों से विवाद हुआ है तो फिर वह अकेले ही लड़की के घर जा पहुंचा। लड़के ने जैसे ही लड़की के परिवार वालों के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो लड़की पक्ष ने हामी भर दी। जब गांव के ही कुछ वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी में दोनों ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। तो दूल्हा रविंद्र कुमार गोपालगंज के मांझागढ़ का रहने वाला है जबकि दुल्हन नेहा कुमारी सारण जिले के बनियापुरी थाने के कनहोली मनोहर की रहने वाली है। लड़के ने बताया है कि शादी तय होने के बाद दोनों फोन पर बातें करने लगे थे। जब 6 महीने से बात करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब दहेज को लेकर के शादी में रुकावट की बात सुनकर के वह परेशान हो गया और सीधे लड़की वालों के घर पहुंच गया। लड़की अभी मायके में ही रह रही है। दोनों मिलकर के लड़के के परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के भागलपुर और पूर्णिया में कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज मिले हैं जबकि अन्य जिलों में कोरोना के एक भी नए मामले सामने नहीं आए हैं।
खबर के अनुसार बिहार के भागलपुर में कोरोना के एक नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है, जबकि पूर्णिया में भी एक नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इससे बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 7 हो गई है। जानकारों की माने तो बिहार में फिलहाल कोरोना संक्रमण खत्म होने के कगार पर है, लेकिन दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में बिहार में भी कोरोना फैल सकता है, इसलिए लोगों को अभी से सावधान बरतनी चाहिए। हेलो फायर स्टेशन, दिल में लगी है आग, आके बुझा जाओ। जी हां, फायर स्टेशन का टोल फ्री नंबर 101 इन दिनों रंगीन मिजाज लड़कियां और महिलाओं के फोन कॉल से घनघना रही है। आगजनी की घटनाओं की सूचना देने के लिए सरकार द्वारा फायर स्टेशन में टोल फ्री नंबर 101 यानी कि 101 रखा गया है। इसमें ज्यादातर समय फॉल्स कॉल्स में गुजर जाता है। फायर स्टेशन के कर्मचारियों की माने तो टोल फ्री नंबर का व्यापक तौर पर दुरुपयोग हो रहा है। हर दिन 20 से 25 लड़कियों के फोन कॉल आते हैं। इसमें इश्क की खुमार में जल रही महिलाएं दिल की आग बुझाने के लिए फायर स्टेशन से पानी मांग रही है। जब प्यार भरी बातों से लेकर के डराने धमकाने वाले फोन कॉल तक पहुंचते हैं। दिलचस्प बात यह है कि फोन कॉल करने वाली महिलाएं टोल फ्री नंबर का न सिर्फ दुरुपयोग कर रही है, बल्कि घर में लगी आग की बजाय दिल में लगी आग बुझाने की सूचना फायर स्टेशन में पहुंचा रही है। जब टोल फ्री नंबर के जरिए फायर स्टेशन कंट्रोल रूम के कर्मियों को मोबाइल रिचार्ज और शादी का प्रस्ताव भी दिया जा रहा है। सरकार द्वारा आगजनी की सूचना देने के लिए फायर स्टेशन का नंबर टोल फ्री नंबर 101 जारी किया है। भले ही ये फोन कॉल सुविधा जनमानस के लिए बनाई गई हो, लेकिन इसका व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग देखा जा रहा है। जब फायर स्टेशन के इस नंबर पर अनुपयोगी फोन ज्यादा आ रहे हैं। इमरजेंसी सुविधा देने वाली 108 भी फर्जी फोन आने की जानकारी प्राप्त हो रही है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि शासन प्रशासन द्वारा जनमानस को सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष सेवा में टोल फ्री नंबर बनाए गए हैं, जिसका व्यापक दुरुपयोग फर्जी कॉल करने वाले लड़कियों द्वारा किया जा रहा है। जिसका व्यापक दुरुपयोग फर्जी कॉल करने वाली लड़कियों द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार सुमन को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष के पद से हटने और इसे संतोष कुमार सुमन को सौंपने का फैसला किया है। मैं उनके कार्यों को देखने के लिए पार्टी के संरक्षण के रूप में रहूंगा। सुमन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि मैंने अपनी उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। घोषणा के बाद सुमन ने अपने पिता के पैर छुए और फिर उनका आशीर्वाद दिया। बोचा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि भाजपा ने टिकट बंटवारे के दौरान गलती की है। भगवा पार्टी ने अमर पासवान को टिकट देने से इनकार कर दिया और बेबी कुमारी को गलत तरीके से टिकट दे दिया, जिसकी वजह से बीजेपी हार गई। दोस्तों, हमारी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा हिंदी है। यह भारत एक ऐसा देश है जो अपनी विभिन्नताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ हर राज्य की अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान है और हर राज्य की भाषा और बोली भी अलग है। वहीं अंग्रेजी को भी देश में तवज्जो दी जाती है। आपको बता दूं कि देश भर में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी गोवा में बोली जाती है। वहीं गोवा के बाद चंडीगढ़ ऐसा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। गोवा में 42% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जबकि चंडीगढ़ में 41% लोग अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। तीसरे नंबर पर नागालैंड है जो 32% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। पूरे देश की अगर बात की जाए तो 12 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, जब 2,60,000 लोग पहली भाषा के तौर पर अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं। 8 करोड़ 27 लाख लोग दूसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी बोलना पसंद करते हैं और 4 करोड़ 56 लाख लोग तीसरी भाषा के तौर पर इंग्लिश बोलते हैं। उत्तर भारत के पंजाब में 30% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। इसी तरीके से दिल्ली में 31.7%, जम्मू एवं कश्मीर में 16%, हरियाणा में 15.6%, हिमाचल प्रदेश में 10.6%, उत्तराखंड में 8.6% लोग इंग्लिश में बात करना पसंद करते हैं। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे कम अंग्रेजी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में 2.3%, बिहार में 2.7%, राजस्थान में 4.6%, झारखंड में 5.1%, मध्य प्रदेश में 5.4% और उत्तर प्रदेश में 6.4% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि गंगा नदी पर पटना जिले के बख्तियारपुर में स्थित करजान और समस्तीपुर के ताजपुर के बीच 11 वर्षों से बन रहे पुल का निर्माण कार्य अगले 2 साल में पूरा हो जाएगा। जहां अब तक इस पुल का 52% काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन भी इस मौके पर मौजूद थे। बिहार का यह पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बनने वाला प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण को लेकर के प्रशासनिक स्वीकृति 2875 करोड़ रुपए की है। वर्तमान में
1127 करोड़ का काम बचा है, जहाँ इसमें 935 करोड़ राज्य सरकार खर्च करेगी। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार के लिए एक नई लाइफलाइन के रूप में होगा। नवादा, नालंदा, बाढ़, भागलपुर और झारखंड की ओर से उत्तर बिहार जाने वाले ट्रैफिक को पटना आने की जरूरत नहीं होगी। इस पुल का इस्तेमाल करके वे सीधे निकल जाएंगे। इसी तरीके से दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, रक्सौल और नेपाल की ओर से नालंदा, नवादा होते हुए झारखंड की ओर जाने वाले ट्रैफिक को भी पटना नहीं आना होगा। समय और दूरी भी कम हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि राजनीति में भी किस्मत भी क्या क्या रंग नहीं दिखाती है। जहां बोचा विधानसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो चुका है। यह चुनाव में पूर्व विधायक और बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी की हार हुई है। आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में पहली बार उतरे अमर पासवान ने जीत हासिल की है। अमर पासवान पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान के बेटे हैं। तेजस्वी यादव ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा तो फिर अपने पिता के निधन के बाद चुनावी मैदान में उतरे अमर पासवान को लोगों की सहानुभूति भी खूब मिली। लेकिन अब जब चुनाव नतीजे सामने आ चुके हैं तो फिर अमर पासवान और बेबी कुमारी की एक पुरानी तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर उस दौर की है जब बेबी कुमारी बोचा से विधायक हुआ करती थी। जब विधायक रहते हुए उन्होंने एक क्रिकेट मैच में जीत हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया था। साल 2015-16 में बेबी कुमारी के हाथों अमर पासवान ने भी मेडल लिया था, जहां अमर पासवान ने क्रिकेट मैच में जीत हासिल की थी। अमर पासवान एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और मैच में जब जीत हासिल की तो फिर स्थानीय विधायक ने उन्हें सम्मानित किया था। तब इस बच्चे को मेडल पहनाते वक्त बेबी कुमारी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी बच्चे से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। आज अमर पासवान ने क्रिकेट से आगे बढ़कर के राजनीतिक पारी खेलनी शुरू कर दी है और उन्होंने उन्हीं बेबी कुमारी को मात दे दी है, जिनके हाथों कभी वो क्रिकेट में जीत हासिल करने के लिए बाद इनाम ले चुके थे। विधायक अमर पासवान ने बताया है कि 2015-16 में मुसहरी प्रखंड के डमरी में मैच हुआ था। दोस्तों, बात करते हैं कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए डीजल चालित ऑटो के बाद अब बसों पर भी लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। इसमें भी सबसे पहले स्कूली बसों पर कार्रवाई होगी। इसके तहत पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद, खगोल, पटना सिटी और फुलवाड़ी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में स्थित प्राइवेट स्कूलों द्वारा संचालित की जाने वाली डीजल बसों के परिचालन पर भी रोक लगेगी। परिवहन विभाग के अधिकारी के मुताबिक वैसे स्कूल बस जो 15 साल से अधिक पुरानी है उन्हें बंद करने के लिए कार्रवाई अगले सप्ताह से की जाएगी। अभियान चलाकर के स्कूल बसों की जाँच की जाएगी। शहरी क्षेत्र में 15 साल से अधिक पुरानी बस चलाते हुए पकड़े जाने पर जुर्माना के साथ साथ जब्ती की भी कार्रवाई हो सकती है। जांच के दौरान परमिट सहित सभी तरह के कागजात जांच की जाएगी। आपको बता दूं कि पटना शहर को डीजल मुक्त बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में डीजल बस सड़क पर नहीं दिखेगी। यह सरकारी और प्राइवेट लोकल डीजल बस को सीएनजी में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद स्कूली बसों को डीजल की जगह सीएनजी से परिचालित करने का अनुरोध किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में सांप्रदायिकता की निंदा करते हुए 13 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि खाने, पहनावे, धार्मिक विश्वास, पर्व, त्योहार और भाषा को लेकर के ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से हेट स्पीच दिए जा रहे हैं उन लोगों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, सीपीआई नेता डी राजा, फॉरवर्ड ब्लॉक के देवेंद्र विश्वास, आरएसपी के मनोज भट्टाचार्य, मुस्लिम लीग के पीके कुनहाल कुट्टी और सीपीएम एमएल लिबरेशन के दीपांकर भट्टाचार्य ने इस संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए हैं। इस संयुक्त बयान के जरिए हाल ही के दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। इन दलों ने सामाजिक सौहार्द के लिए सामूहिक तौर पर काम करने का संकल्प दोहराया है। विपक्षी दलों की ओर से जारी इस बयान में कहा गया है कि समाज में घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी हैरान करने वाली है। जो ऐसे नफरती माहौल को बढ़ावा देने वाले के खिलाफ एक शब्द बोलने में नाकाम रहे हैं, उनके बयान या फिर कामों में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिससे कि ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों या फिर संगठनों की निंदा की गई हो। ये खामोशी गवाह है कि ऐसे निजी सशस्त्र संगठनों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, बिहार के बांका जिला से एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। अजब प्रेम की गजब कहानी का ये मामला बिहार के बांका जिले का है, जहां अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़की ओडिशा से बिहार पहुंच गई। अपने प्रेमी को ढूंढते ढूंढते वह बांका पहुंच गई और जब उसने अपना दुखड़ा पुलिस को सुनाया तब पुलिस की पहल पर उसकी शादी प्रेमी के साथ करवाई गई। बताया जाता है कि लड़की ओडिशा की एक फैक्ट्री में काम करती थी, जहाँ बिहार के बांका जिले का युवक रानी बद्धा गाँव निवासी चंदन कुमार भी काम करता था।
ओडिशा में दोनों साथ फैक्ट्री में काम करते थे। इसी बीच दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई। लेकिन कुछ दिन पहले उसका प्रेमी घर चलाया, जहां उसकी शादी होने की बात लड़की को किसी तरीके से मालूम हो गई। फिर क्या था, वह अपने प्यार को पाने के लिए ओडिशा से चलकर बिहार के बांका जिला पहुंच गई, जहां कटोरिया थाने में अपनी आप बीती सुनाई। पुलिस को सारी बातें बताने के बाद लड़की फूट फूट करके रोने लगी। उसे रोता देख करके पुलिसकर्मियों युवक की तलाश शुरू कर दी। जब युवक का पता चल गया तब स्थानीय लोगों और फिर समाज सेवियों के सहयोग से दोनों की शादी मंदिर में करवा दी गई। जब मंदिर में शादी के वक्त मौजूद लोगों ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान युवक के परिवार वाले भी मौजूद थे। दोस्तों, बात करते हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। इस महीने में रोजेदारों को इफ्तार कराना नेकी माना जाता है। ऐसे में सियासी पार्टियां भी कहां पीछे रहने वाली है। जब पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार फिर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। आरजेडी का दावत इफ्तार 22 अप्रैल को राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में होगा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विधायक तेज प्रताप यादव की ओर से लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। जहां आमंत्रण पत्र में कहा गया है कि पवित्र रमजान के मुबारक मौके पर 22 अप्रैल को शाम में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया है। जहां हालांकि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में है, लेकिन फिर भी बिहार में राबड़ी आवास पर यह दावत इफ्तार दी जा रही है। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान इफ्तार की दावत करके इस साल सियासी पार्टी की शुरुआत कर चुके हैं। और फिर सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में दावत इफ्तार का आयोजन किया। 2 साल के बाद मुख्यमंत्री आवास में दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में बढ़ती गर्मी के बीच नींबू की मांग अचानक से बढ़ गई है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आसमान पर पहुंच गई है। नींबू की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी ने लोगों को नींबू से दूर कर दिया है। नींबू की कीमतें जिस तरीके से बढ़ी है, उसके बाद लोग इसे गिफ्ट के तौर पर शादियों में दे रहे हैं। जी हाँ, ऐसा ही मामला गुजरात के राजकोट में सामने आया है। यहाँ शादी के दौरान लोगों ने दूल्हे को नींबू के पैकेट गिफ्ट में दिए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। राजकोट में आयोजित शादी में आए मेहमान दिनेश ने बताया है कि इस समय प्रदेश और फिर देश में नींबू के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। इस गर्मी के मौसम में नींबू की ज़रूरत काफ़ी बढ़ जाती है, इसीलिए मैंने शादी में दूल्हे को नींबू गिफ्ट किया है। यहाँ रिटेल मार्केट में एक नींबू 10 से 15 रुपये का बिक रहा है, जबकि थोक बाजार में नींबू की कीमत 200 रुपये प्रति किलो से अधिक है। मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर आने की वजह से रमजान और नवरात्र में नींबू की कीमतें काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में ही तेजस्वी यादव ने यह नारा दिया था कि उनकी पार्टी आरजेडी सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, बल्कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। 2020 में तेजस्वी यादव अपने दल को ए टू जेड की पार्टी बनाने में पूरी तरह सफल तो नहीं हो पाए, लेकिन 1.5 साल बाद उनका नारा सच होता दिख रहा है। शनिवार को जब बोहचा उपचुनाव का रिजल्ट आया तो फिर मैसेज यही है कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी बनने की ओर बढ़ चली है। जब बोहचा के उपचुनाव में आरजेडी की जीत के बड़े मायने हैं। ये सच है कि इस सीट के परिणाम से बिहार में सरकार नहीं बदल जाएगी, लेकिन इस उपचुनाव के रिजल्ट ने बिहार में सियासी परसेप्शन को बदल दिया है। जिस बोहचा सीट पर रमी राम जैसे दिग्गज उम्मीदवार को खड़ा करने के बावजूद भी आरजेडी 2015 और 20 दोनों चुनाव में बुरी तरीके से हारी, उसी सीट पर उपचुनाव में आरजेडी ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बोहचा में आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान ने 36,653 वोटों से जीत हासिल की है। राजद को इस क्षेत्र में 48.5% से भी अधिक वोट मिले हैं। आरजेडी को मिले वोट परसेंटेज ही बताने के लिए काफी है कि उसे समाज के हर तबके का वोट मिला है। तेजस्वी जब अपनी पार्टी को ए टू जेड की पार्टी बताते थे तो फिर सियासी जानकार ए के बाद बी पर आकर के अटक जाते थे। जब बिहार की सियासत में बी का मतलब भूमिहार होता था। जहां 1990 में लालू यादव के सत्ता में आने के बाद लालू की सियासत भूमिहार विरोधी की धुर पर ही आगे बढ़ती रही। जब भूमिहारों ने ही लालू यादव के खिलाफ सबसे उग्र लड़ाई लड़ी। लालू विरोध की राजनीति का नतीजा ये हुआ कि भूमिहार खुद ब खुद बीजेपी और जेडीयू की वोट बैंक बन गए। इसके लिए बीजेपी जेडीयू को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन बोहचा ने मैसेज दे दिया है कि सियासी हवा का रुख बदल गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि धर्म और संस्कृति के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाला बनारस शहर इस समय आजान और हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद उठने से सुर्खियों में है। इस विवाद में साधु संतों और मुस्लिम धर्मगुरुओं के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता की भी एंट्री हो गई है। बनारस के लक्सा क्षेत्र निवासी सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने अपनी छत पर लाउड स्पीकर लगाए हैं, जिसके माध्यम से वे रोजाना सुबह और शाम के समय हनुमान चालीसा या फिर आजान नहीं बल्कि एक फिल्मी गाना बजा रहे हैं।
जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता रविकांत विश्वकर्मा ने अपनी छत पर लाउड स्पीकर से सुबह और शाम के समय महंगाई डायन खाए जात हो बजा रहे हैं। वे इस गाने को क्षेत्र की जनता को सुना करके महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारी तंत्र की विफलता के प्रति आगाह कर रहे हैं। उनका कहना है कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर के माध्यम से सुनाकर जनता को असली मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता रविकांत का कहना है कि अजान और हनुमान चालीसा का मसला तो जानबूझ करके इसलिए उछाला गया है ताकि बुनियादी समस्याओं की ओर जनता का ध्यान ही नहीं जाए। आजान का जवाब हनुमान चालीसा के लाउड स्पीकर द्वारा दिए जाने के पीछे बस एक ही कारण है कि जनता महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भटक जाए और धर्म की राजनीति में उलझ करके अपने अधिकारों के प्रति सजग न रह पाए। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सांसों की थम जाना ही मृत्यु नहीं है, वह व्यक्ति भी मरा हुआ है जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं होती है। आज देश में मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा है। लाउड स्पीकर से सुनाई देने वाली आजान और हनुमान चालीसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि मुद्दे हमेशा जिंदा रहेंगे क्योंकि मैं भी जिंदा हूं। हर समाज की ज्वलंत समस्याओं को उठाते रहेंगे और जनता को ये भी बताते रहेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्हें इसके लिए भी आगाह करेंगे कि आपको वास्तविक मुद्दों से भटकना नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस की आए दिन बढ़ रही कीमतों के बीच अब लोगों का नहाना धोना भी महंगाई की भेंट चढ़ रहा है। बढ़ती महंगाई के कई तरह की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं आम लोगों की जेब पर अब साबुन, सर्फ की बढ़ती कीमतों का बोझ पड़ा है। आम आदमी की रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें महंगी होती जा रही है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम पहले से ही तो रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इस बीच आम जनता के लिए अब नहाना और कपड़ा धोना भी महंगा हो गया है। बढ़ती महंगाई के बीच देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और सर्फ की कीमतों में इजाफा कर दिया है। जहां हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम में 20% का इजाफा किया है। साल 2022 में यह दूसरी बार है जब कंपनी ने सर्फ और साबुन के रेट बढ़ाए गए हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील, रिन, लाइफबॉय समेत कई साबुन की कीमतों में इजाफा किया है। 125 ग्राम वाले डब और पेयर्स की कीमत में 10 से 12 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। वहीं लाइफ बॉय साबुन के 4 टिक्कियों वाले एक बंडल की कीमत 124 से 136 रुपए कर दी गई है। वहीं 1 किलो वाले व्हील डिटर्जेंट पैकेट की कीमत 63 रुपए से बढ़ा करके 65 रुपए कर दी गई है। कंपनी कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2022 में पहले भी कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी का हवाला देकर के कई प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिए थे। 13 जनवरी को कंपनी ने साबुन और सर्फ डिटर्जेंट की कीमतों में 3 से 20% की बढ़ोतरी की थी। ऐसे में अगर देखा जाए तो फिर इस साल अब तक सर्फ साबुन की कीमतों में 40% तक का इजाफा हो चुका है। दोस्तों, बात करते हैं कि डाकघर भी हाईटेक हो गया है। अब रजिस्टर्ड पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पैकेट, रजिस्टर्ड प्रिंटिंग आदि की बुकिंग कराने के लिए काउंटर पर नगद भुगतान नहीं करना होगा, इसलिए कि डाकघर को कैशलेस करने की दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। अब किसी तरीके से बुकिंग करने पर काउंटर पर नगद नहीं बल्कि मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान करना पड़ेगा। जहां भागलपुर के प्रधान डाकघर सहित बांका के मुख्य डाकघर में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। पार्सल, स्पीड पोस्ट आदि की बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को QR कोड से मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान करना होगा। हालांकि प्रचार प्रसार के अभाव में पहले दिन नई व्यवस्था पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाई। बुकिंग कराने वाले 3-4 को छोड़ दे तो फिर अधिकांश ग्राहक ने काउंटर पर नगद भुगतान ही किया है। दूसरी ओर रेलवे की टिकट भी डाकघर से निर्यात होना है, लेकिन अब तक इसकी शुरुआत डाकघर में शुरू नहीं की जा सकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि विमल इलायची का नया विज्ञापन सामने आया है, जिसके बाद एक बार फिर से बवाल शुरू हो गया है। इस एड में शाहरुख खान और अजय देवगन के बाद जो तीसरा नाम सामने आया है उसने सबको हैरान कर दिया है। इस बार विमल इलायची में अक्षय कुमार भी नजर आए हैं। जब बस फिर क्या था, हंगामा मचना शुरू हो गया। इस एड के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर खिलाड़ी कुमार को बुरी तरीके से ट्रोल किया जाने लगा। अब CBFC के पूर्व प्रमुख पहलाज निहाली ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अक्षय कुमार ने जब से टीवी पर आकर के बोलो जुमा केसरी बोला है, वह फैंस को भी अखरने लगे हैं। अब उन पर फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जहां अक्षय एक आम आदमी को सैनिटरी पैड पर पैसा खर्च करने के बारे में बताते हैं, उसे अब से फिल्मों से हटा देना चाहिए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक तरफ जहां एक जाना माना सुपरस्टार जनता को सिगरेट पर खर्च न करने के लिए कह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वही अभिनेता पान मसाला खाने की भी सलाह दे रहे हैं, जो जनता के लिए बहुत भ्रमित करने वाला है। पूर्व सेंसर बोर्ड के प्रमुख बॉलीवुड की अभिनेताओं से भी नाराज नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि एक्ट्रेस न्यूडिटी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और लोगों को ये सब मुफ्त में देखने को मिल रहा है।
दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।